स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली जब किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट जाता है तो उसमें कॉलिजन्स होते हैं। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डायरेक्टेड मोशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कॉलिजन्स होते हैं एटम्स से या आयन से, और उस कॉलिजन्स की वजह से हीट पैदा होती है। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो बैटरी से चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, वो हीट में लूज हो जाती है। सपोज एक बैटरी है 20 वोल्ट की और अभी सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही कनेक्टेड है और बैटरी से चार्ज क्यों चलता है जो कि इस सर्किट में बहता है। एनर्जी ड्रॉन बाय द चार्ज क्यू फ्रॉम द बैटरी इज क्यू वी। जो एनर्जी ड्रॉ हो रहा है वो क्यू वी, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज थ्रू आउट वी में कांस्टेंट है। तो बस अब इस सर्किट में और तो कोई है नहीं, तो सारी की सारी एनर्जी इसी पे खर्च हो जाती है। और वो इसमें अगर ये अकेला रेजिस्टेंस ही है तो इसमें हीट पैदा होती है। तो ये हीट का फॉर्मूला है, एनर्जी है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू वी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्यू वी। हम क्यू की बात तो नहीं करते अब क्यू को लिख देते हैं आई टी। तो हम ये कहते हैं एक रेजिस्टेंस से कैसे अगर टाइम टी के लिए करंट आ ही जा रहा है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी है। अब आप इस बैटरी के वोल्टेज वी को भूल जाइए। अब ये बोलिए अगर इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज वी ड्रॉप हो रहा है तो इस पे जो हीट पैदा होगी टाइम टी में, अगर इसमें से करंट आई लगातार जाएगा तो वो हीट पैदा होगी वी आई टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अब आप V को बोलिए अलग से लिख दीजिए 3-4 स्टार लगा के। Here V is the voltage drop. Here V is the voltage drop across the resistance on which heat produced is to be calculated. अगर यहाँ दो रेजिस्टेंस हो ना सीरीज में तो फिर आपको जिस पे हीट चाहिए आप पहले उसका वोल्टेज निकालना है। इस V1 में से V1 यहाँ निकालना है, मेरे R1 और R2 है। आपको जिस पे हीट चाहिए उसका वोल्टेज निकालना और फिर उसका V1 IT करना। ये सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम ही रहेगा, बस ये बात ध्यान रखना। सो VIT में V जो है, V उस एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज है जिस पे आपको हीट निकालनी है। फिर फाइनली होता ये है कि जो हीट इस पे पैदा होती है वो सराउंडिंग में चली जाती है, रेडिएशन से या कंडक्शन से या कन्वेक्शन से वो सराउंडिंग्स में चली जाती है। एक बार ये रेजिस्टेंस गर्म हो गया उसके बाद हम थोड़ी देर स्विच ऑफ करते हैं सर्किट को, तो दिस हीट गेट्स डिसिपेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसलिए यहाँ वर्ड हीट डिसिपेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके और भी फॉर्मूले होंगे फिर हीट एनर्जी के। V की जगह मैं IR लिख दूं तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा I²RT, या फिर मैं यहाँ पर V की जगह I/R लिख दूं। सॉरी, V इक्वल टू IR से ही आया है, I की जगह V/R लिख देता हूं। I की जगह ये तो V²/RT और हीट एनर्जी है तो बेसिकली वो पावर इनटू टाइम भी। अभी तो ये हीट हो गई। अब हमें हीट की तो एक्चुअली बातें बहुत कम करनी है। अब मान लीजिए कि ये कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है। हम इसके भी रेजिस्टेंस को डायग्राम में मार्क करते हैं, पर इस पे जो पावर गिरता है, इस पे जो पावर खर्च होता है वो यूजफुल पावर होता है, वही डिसिपेटेड नहीं होती है। दिखाते तो हम इसको भी इसके रेजिस्टेंस से ही है, हमारे लिए तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो पंखा हो, वीडियो गेम हो, व्हाटएवर, हमको तो सिर्फ उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से मतलब है। उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, उसको किस वोल्टेज से जोड़ा है, वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, हमें इस बात से मतलब है। अगर ये
अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप की चीज है तो यहाँ अब जो हीट पैदा होगी वो तो खैर लॉस ही होगी, पर अगर ये टीवी है तो इस पे जो पावर जा रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, वो यूजफुल एनर्जी है। फॉर्मूले तो वही रहेंगे, एनर्जी तो एनर्जी है। इस चैप्टर में हालांकि हम उसे हीट के नाम से ज्यादा पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली बेसिकली हम एनर्जी या पावर की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हैं। तब हम हेडिंग दे देते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये पावर इनटू टाइम से हम बताते हैं। पावर को किलोवाट में ले लीजिए और टाइम को आवर में ले लीजिए। तो जैसे हम ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसको बोलते हैं 1 kWh। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 किलोवाट आवर। और ध्यान दीजिए, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न कि इलेक्ट्रिकल पावर। पावर की यूनिट होगी जूल अपॉन सेकेंड, यानी वॉट। और यहाँ बहुत सारा पावर इन्वॉल्व होता है, तो वॉट में कम ही बात करते हैं, किलोवाट में बात करते हैं। पावर की बात हम इस चैप्टर में किलोवाट में करेंगे, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट फिर किलोवाट आवर में करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में वॉट तो छोटा यूनिट ऑफ पावर हो गया, तो पावर किलोवाट्स में लेते हैं। ठीक है, हम अपने जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे घर में जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, जैसे गीजर हुआ, अवन हुआ, ओटीजी हुआ, ये इनके पावर्स, इलेक्ट्रिकल आयरन हुई, बिजली की प्रेस, इन सब के पावर अक्सर किलोवाट में ही आते हैं। हाँ, जो बल्ब है वो 40 वाट का है, ट्यूबलाइट 40 वाट की है, कंप्यूटर 200 वाट का है। हर एक के पावर का आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए। एनीवे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। बिजली का झटका खाया है आपने किसी ने? बिजली का झटका खाते हैं हम लोग हर महीने। जब बिजली बिल आता है रोते ही रोते हैं, गाली देते हैं एमपीपी वालों को। वो झटका है बिजली का, क्योंकि वो बताता है आपने इस महीने कितने यूनिट बिजली खाई है, कितने यूनिट बिजली खाई है। ये तो आप नहीं देखते, बिजली का बिल कितने का आया है ये देख के आप परेशान जरूर हो जाते हैं। तो जब वो बात करता है कि इस महीने आपने 100 यूनिट बिजली खाई है, 1000 यूनिट बिजली खर्च की है इस महीने, तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ पावर। KWH में और जूल में रिलेशन है इस चैप्टर में, तो शायद ही खैर कहीं ज्यादा काम आएगा। बहुत काम का तो नहीं है इस चैप्टर में, पर आगे कहीं दूसरे चैप्टर में काफी काम आएगा। किलोवाट आवर में और जूल्स में ये रिलेशन है। बहुत सारे जूल्स मिलके 1 यूनिट कहलाते हैं। बहुत सारी जब बिजली आप खर्च कर देते हो, तब एमपीपी वाले कहते हैं आपने 1 यूनिट बिजली खर्च की, उसमें भी आपकी जान निकलती है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने के लिए आप जो नाइट बल्ब यूज करते हो, जो कि यूजुअली एलईडी बल्ब होता है, चलिए मान लेते हैं 5 वाट का होता है, इसी किसी रेंज में होता है, उसके लिए आप अपने बल्ब को कितने घंटे ऑन रख सकते हैं? तो इन लोगों ने बोला है कि जो आप एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो, जो कि पावर इनटू टाइम है, वो 1 यूनिट है, यानी 1 किलोवाट आवर। तो जो पावर हमारे पास है वो 5 वाट है, इनटू टाइम इज इक्वल टू किलो इन 1000, फिर वाट और टाइम आवर्स में ही आएगा। ये वाट और वाट कैंसिल हो जाता है, तो टाइम आता है 200 आवर्स। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? तुम एक एलईडी 200 घंटे के लिए जलाओ तो बिजली का बिल आएगा तुम्हारा 5 रुपए 6 रुपए। 1 यूनिट बिजली कितने की होती है? अगर बिजली इसको बोलते हैं टैरिफ। इफ द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹8 पर यूनिट, तो आप इस बल्ब को जब 200 घंटे जलाओगे तो आपका 8 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बिजली का बिल बहुत ज्यादा नहीं आता। बहुत ज्यादा यूनिट्स फूकते हो आप तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। या कभी कभी ये इतने कम, ये 1 वाट और 2 वाट के भी आते हैं एलईडी बल्ब। अब ये 1 वाट या 2 वाट को तो इसेंशियली 0 वाट भी कह देते हैं लोग, सिंबॉलिकली 0 वाट बोल देते हैं। बोलते हैं आप वो 0 वाट ही है, 1 वाट 2 वाट यानी क्या बिजली है यार, उसको 0 बोल देते हैं। बट एक्चुअली 0 वाट का कोई बल्ब कभी हो ही नहीं सकता। 0 watt मतलब it is giving you 0 joules per second, so it will not produce any illumination.
तो 0 watt is just a symbolic term to signify that you are consuming almost no power. 1 watt 2 watt के LEDs या CFL आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. So that is in common man's language termed as a bulb of 0 watt. बट जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए 0 watt कुछ भी नहीं होता. इलेक्ट्रिकल पावर की हम ये यूनिट्स लेते हैं. बेसिकली इट इज रेट ऑफ वर्क, एनर्जी अपॉन टाइम. सो इसे हमने QV/T लिखा था, इसे हम QV/T भी लिख सकते हैं. हालांकि उस तरह उसकी जरूरत नहीं पड़ती कभी. पावर का एक फार्मूला V आई, पावर का एक फार्मूला V²/R और एक फार्मूला I²R. इसमें R ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये फार्मूला यूजुअली आप तब यूज करते हो जब दो एलिमेंट्स में I सेम होता है. अगर मान लीजिए पावर कंपेयर करना है आपको सीरीज सर्किट के दो रेजिस्टेंसेस में, तो आप पावर का फार्मूला I²R लोगे क्योंकि उसमें I सेम होता है. सीरीज सर्किट में ये प्रेफर्ड होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है एलिमेंट्स के अक्रॉस. तो पैरेलल सर्किट में हम लोग ये वाला फार्मूला प्रेफर करते हैं. हालांकि ऐसा कोई 100% कोई गारंटी नहीं है. कहीं भी डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं. तो ये 3 फार्मूले पावर के हैं. अगर एनर्जी की हमने बात की थी, तो उसमें ध्यान दीजिए, एनर्जी में टाइम हमेशा न्यूमरेटर में आता है. मैं सबसे पहले तो P/T कहता हूँ, फिर VIT, फिर I²RT. प्रॉब्लम इसमें आती है कभी कभी, इसमें आती है कभी कभी, इसमें हम लोग कभी कभी T नीचे लिख देते हैं. ये T हमेशा न्यूमरेटर में आता है एनर्जी में, ये ध्यान रखिए. ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हाउस हैज 10 ट्यूबलाइट्स और 40 watt ईच, और हम करीब 10 आवर्स डेली हर एक को यूज करते हैं. 2 गीजर्स हैं 1 किलोवाट ईच, यूज फॉर 1 आवर. 20 फैंस ऑफ 200 watt ईच फॉर यूज फॉर 15 आवर्स अ डे. इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है आपको मंथ ऑफ अगस्त. टेरिफ फॉर डोमेस्टिक यूज इज ₹8 per unit. पहले हमें ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे. तो आप हर पावर को 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में ले आना. जैसे ये 10 ट्यूबलाइट्स हैं, 40 को तुम 1000 से डिवाइड करना तो ये किलोवाट में आ जाएगा. पावर को किलोवाट में लेना और टाइम को आवर्स में लेना. तुम kWh में जाना चाह रहे हो तो हर पावर को तुम 1000 से डिवाइड करना ताकि किलोवाट में आ जाए. फिर ऐसे 10 ट्यूबलाइट्स हैं और डेली 10 आवर्स ही टाइम को लेना, ये इस तरह से. अब गीजर्स, 2 गीजर्स हैं, ये पावर 1 किलोवाट ही है, मुझे 1 किलोवाट ही चाहिए था, एंड यूज फॉर 1 आवर अ डे. प्लस साथ में 20 फैंस हैं, नंबर ऑफ फैंस इनटू हर फैन का पावर, और 1 किलोवाट में चाहिए मुझे, और नंबर ऑफ आवर्स यूज 15 आवर्स अ डे. इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिल गई. पावर को आप 1000 से डिवाइड करिए ताकि वो किलोवाट में आ जाए. फिर नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करिए और नंबर ऑफ सच डिवाइसेस, ऐसी कितनी डिवाइसेस है उससे मल्टीप्लाई करिए. दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे. इतना सब भी जलाने में, इतना सब भी हम कंज्यूम कर अपने घर में चलाते हैं तो महीने भर का पर डे 66 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं पर डे. अब आपको देखना पड़ेगा अगस्त में कितने दिन होते हैं. तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे. अब आप देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर मंथ, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द कंज्यूम्ड इन द गिवन मंथ. In the given month, so 66 into 31, ठीक है. These are the number of units consumed in the given month. 66 into 31. अब इसे टैरिफ से मल्टीप्लाई कर देंगे ₹8 per unit से. 66 into 31 करता हूँ. 31 into 66 ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये सेम डिजिट्स बार बार आ जाएंगी. तो 6 × 6, 6 × 3 = 18, और फिर ये भी 186, तो ये 6, 14, 8 और 1 9 10, और ये 2.
तो 2046 यूनिट्स हो गई, 2000 यूनिट हो गई महीने भर की, और 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16,200 रुपए करीब आपका महीने का पूरे अगस्त का बिल आएगा। तो दिखने में तो ये बड़ा कम कम हम कंज्यूम कर रहे थे, पर 16,000 बिल अच्छा खासा है। इसमें तो बड़े गीजर जो होते हैं, इंस्टेंट गीजर हो तो शायद और भी ज़्यादा पावर होता है। गीजर की रेटिंग होती है यूजुअली 1 किलोवाट, और बड़ा गीजर है तो उसमें 20 लीटर पानी है, और इनिशियली मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टाइम पहले आप गीजर ऑन करें, जब आपका नहाने का मन है उसके कितना टाइम पहले आप गीजर ऑन करें, यदि आपको राइजिंग टेम्परेचर 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। देखिए, अब ये कुछ सिचुएशंस ऐसी मिलती हैं फिजिक्स में जिन्हें हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली डेली लाइफ में भी ऐसा ही होता है, गीजर में 20 लीटर पानी होता है करीब एक बाल्टी भर के। तो इसका आंसर जो डेली लाइफ से रिलेट किया जा सकता है, मे बी 10 मिनट के आसपास, शायद 10 मिनट में पानी इतना गर्म हो जाता है। इसका आंसर ना तो 40 सेकंड आ सकता है और ना 4 दिन आ सकता है। आपको जब नहाना हो तो 4 दिन पहले आप गीजर ऑन नहीं करते, ठीक है। क्योंकि उसने राइज इन टेम्परेचर की बात की है, इसलिए आपका हीट के चैप्टर में दिमाग जाएगा तो हीट एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, और इस चैप्टर में एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है P × T। तो जरूर एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट करोगे। अब पावर जो है वो 1 किलोवाट है गीजर का, तो मैंने उसे वॉट 1000 जूल पर सेकंड लिख लिया। टाइम अननोन है तो अभी टाइम को टाइम रहने ही दिया। जो 20 लीटर पानी है आपको उसे पहले मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पानी के लिए बाय चांस से आसान हो गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, सो 20 लीटर इज इक्वल टू 20 kg। आइडियली आपको यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम यूज करना ही करना है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक में सारा खेल होता है। mc डेल्टा थीटा में जो c की वैल्यू है एक्चुअली वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। पर अगर इसको तुमने कैलोरी में डाला ना, अगर इसको कैलोरी में डाला ना, तो ये तो तुम्हारा जूल में है और ये कैलोरी में है। तुम जूल को कैलोरी से इक्वेट नहीं कर सकते, तुम जूल को जूल से इक्वेट करो, ये तो हमेशा जूल में ही आएगा। इसे भी जूल में लाओ, इसलिए सी की यूनिट जूल पर केजी वाली ले लो। ये जो कैलोरी है इसे तुम 4.2 जूल ले लो। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। एक करेले में जो कड़वाहट है उसे खत्म करने के लिए 4.2 जलेबी लगेगी, 4-5 जलेबी लगेगी, 4.2 जलेबी। 1 करेला इज 4.2 जलेबी, और ग्राम की जगह 10⁻³ kg लिखूंगा। तो जो स्पेसिफिक हीट है पानी की, स्पेसिफिक हीट है वो 4200 लीजिए। यही सारा खेल है, वो 4200 लीजिए। बस क्या है कि यहाँ भी जूल आना चाहिए, यहाँ भी जूल आना चाहिए। अब ये जूल और ये जूल कैंसिल हो गया, और ये केजी और ये केजी कैंसिल हो गया, ये सेंटीग्रेड और ये सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया। अब जो टाइम बचेगा, जो भी टाइम आएगा, 20 × 4200 × 8.4 अपॉन 1000, ये टाइम इन यूनिट्स में आएगा जो यहाँ दिख रही है। ये हमेशा सेकंड्स में ही आएगा। तो चलो ये तो मैंने खत्म कर दिया, और ये मैं 84 × 8.4 84 × 84 × 10⁻⁻1 ले लेता हूँ सेकेंड्स, ठीक है। और अगर आपको इसे मिनट्स में चाहिए तो आप इसे और 60 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। ओके, ये 8 × 8 = 64 हो गया। अप्रोक्सीमेटली हम इसे मे बी 7000 लिख सकते हैं, और ये 10⁻1 से ये चला गया, अपॉन 60 कर दिया, तो ये 70/6 11 मिनट 12 मिनट के आसपास कुछ आ रहा है। एंड दिस एग्रीज विद आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज इयर्स। अगर बड़ा गीजर है और पानी का राइज इन टेम्परेचर हम करीब इतना ही चाहते हैं, ऐसे ही कुछ चाहते हैं, राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री 15 डिग्री टाइप का कुछ, 50 डिग्री राइज इन टेम्परेचर नहीं चाहते। पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं ले जाते गीजर के अंदर, ठीक है। सो कहीं कहीं फिजिक्स में आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ये 11 मिनट के आसपास ही टाइम एक्सपेक्टेड था। इन न्यूमेरिकल्स में या तो हम जूल को जूल से इक्वेट करते हैं या कैलोरी को कैलोरी से इक्वेट करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें हमें जूल्स में ही मिलती है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाली, और हीट वाली जो है वो कैलोरी में मिलती है, उसको जूल में लाना पड़ेगा।
चलिए फिर आप हेडिंग दे दीजिए, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। हमारे घर में जो बिजली आ रही है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, हमारे घर में 220 वोल्ट और सिंगल फेज और 50 हर्ट्ज एसी आता है, इसको फेज पढ़ते हैं। हमारे घर के पास खंबे पे से 4 तार जाते हैं, 3 वायर फेज के होते हैं, एक रिटर्न पाथ होता है न्यूट्रल, और किसी एक वायर और न्यूट्रल को पकड़ के हमारे घर में कनेक्शन दे दिया जाता है। 3 फेज का वोल्टेज 440 वोल्ट होता है, सिंगल फेज ये 220 वोल्ट आ जाता है। और जहां तक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का सवाल है, तो आप जानते हैं हमारे घर में ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। All devices are connected in parallel. Independent circuit of each device. Independent, parallel मतलब independent. Independent circuit of each device हम बनाते हैं ताकि हमें जिससे स्विच ऑफ करना हो बस वही स्विच ऑफ हो। ऐसा ना हो कि एक ट्यूबलाइट बंद कर दें तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाए। हाँ, ये अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई है तो यहाँ हम ये फ्यूज वायर जरूर सीरीज में लेते हैं। ये एसी का ऐसा सिंबल होता है, एसी वाला सिंबल, और यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब फिर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं और सबका इंडिपेंडेंट यहाँ पे स्विच होता है, सबका एक स्विच होता है। ऐसा कुछ माना जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। फ्यूज वायर सीरीज में और बाकी सब एक्चुअली पैरेलल में। इसको हम मेंस बोल देते हैं। जहाँ हमारे घर में बिजली का मीटर लगा होता है उसमें बिजली वाला आके कहता है मेंस सप्लाई में आपके फॉल्ट है, तो ये मेंस है, ये फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर आप जानते हैं अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरे सर्किट में बहुत ज्यादा करंट जाएगा, ऐसे में ये उड़ जाता है। आज का जमाना क्या एमसीबी का है, फ्यूज वायर के जमाने गए। और एमसी में भी अगर कहीं कोई डिवाइस हैवी करंट ड्रॉ करती है तो एमसीबी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है उसमें ग्रेविटी पे वो वर्क करता है और उसमें जो रिले का स्विच बाहर दिखता रहता है आपको, वो नीचे गिर जाता है ग्रेविटी के मारे। कनेक्शन लूज हो गया, एक ज्यादा लिमिट से ज्यादा करंट हुआ, बेसिकली सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है। बस यहाँ पे मिनिएचर या मिनिमम सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर गैप यहाँ लाना है ताकि पूरी लाइन में करंट ना जाए। अगर ह्यूज करंट लाइन में जाएगा तो कहीं लाइन मेल्ट हो जाएगी, पूरी लाइन ही बदलनी पड़ जाएगी। अभी तो हमें एमसीबी जाके बस उठा देना पड़ता है, पहले फ्यूज वायर होता था, हम फ्यूज वायर को रिप्लेस कर देते थे, और अगर वो नहीं होगा तो पूरा का पूरा लाइन मेल्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारी डिवाइसेस जितनी भी हैं, जितने भी इक्विपमेंट हमने यूज कर रहे हैं घर में, सब पैरेलल में है। तो हर एक के अक्रॉस इंडिपेंडेंटली केवीएल के हिसाब से वोल्टेज भी होता है। वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप बाजार से खरीद के लाते हैं, अगर एक सिंगल बल्ब भी खरीद के लाते हैं तो कायदे से उसके ऊपर दो चीजें लिखी होती हैं, एक तो 40 वॉट और एक 220 वोल्ट। तो स्पेसिफिकेशंस प्लेट एक लगी होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप खरीदते हो तो उसमें पीछे एक बकायदा सिल्वर कलर की प्लेट चिपकी हुई होती है और उस पर उसके स्पेसिफिकेशंस पूरे लिखे हुए होते हैं, कितने वोल्टेज पे वर्क करता है, कितने पावर पे वर्क करता है, उसका रेटेड पावर। स्पेसिफिकेशंस में दो चीजें आती है बस, एक रेटेड पावर और नंबर 2 रेटेड वोल्टेज। अगर आप हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं तो फिर वो रेटेड वोल्टेज कई बार लिखते भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है 220 वोल्ट पे ही यूज करोगे। अब अगर मैं बल्ब की बात करूं आपसे, तो बल्ब इज अ प्योर रेजिस्टेंस। बस उसका जो फिलामेंट है ना वो सूटेबली डिजाइंड है और बस वो एक रेजिस्टेंस है। इट इज नाइदर अ पावर सोर्स nor a current source and not even a voltage source। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उन सब में जान आती है तब जब हम उसे बिजली से कनेक्ट करते हैं, वरना तो वो डेड पड़े हैं। जो उनको पावर का सोर्स नहीं है, वो करंट का सोर्स नहीं है, वो वोल्टेज के भी सोर्स नहीं है। बस जब आप उन्हें रेटेड वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो वो बढ़िया अच्छा करंट ड्रॉ करेगा
और जो रेटेड पावर उस पर लिखा है उतना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, लिख दीजिए व्हेन अ डिवाइस इज कनेक्टेड, when a device is connected to its rated voltage, then it draws current according to its inbuilt resistance। ये अपने इनबिल्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट ड्रॉ करता है जब आपने इसे किसी वोल्टेज से कनेक्ट किया है, एंड कंज्यूम्स रेटेड पावर। बेसिकली सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट होती है और वो है उसका रेजिस्टेंस। उसकी कंस्ट्रक्शन के समय, उसके डिजाइन के समय, उसका बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट होता है ना, ये बस इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इसका वोल्टेज डिसाइड करता है, वो इसका पावर डिसाइड करता है। मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। अब अगर आप रेटेड वोल्टेज लगाओगे तो इसका रेजिस्टेंस हमने इस तरह डिजाइन करके आपको दे दिया है कि फिर जो इस पे टोटल पावर आएगा वो 40 वॉट आएगा। ये कहानी है। और अगर आप रेटेड वोल्टेज नहीं लगाओगे तो पावर भी वो रेटेड कंज्यूम नहीं करेगा। उसमें सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है और वो है रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसे हम अपने डिस्कशंस में भी इग्नोर कर देते हैं। किसी न्यूमेरिकल में अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो फिर पावर में भी उसका इफेक्ट लिया जाता है। वरना यूजुअली इन एब्सेंस ऑफ अल्फा रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। किसी न्यूमेरिकल में मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन दी है अल्फा की तब तो ठीक है, या ऑप्शंस इस तरह से हैं कि सोचने को मजबूर कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना रेजिस्टेंस को हम हर टेम्परेचर पे कांस्टेंट मानते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सिर्फ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और वो P = v²/r वाले फॉर्मूला ज्यादातर हम लगाएंगे और R की वैल्यू है v²/p। तो ये 220 × 220 अपॉन 40, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 4840 अपॉन 4। ये मैं 1 0 काट चुका, ठीक है ना। तो 1210 ओम्स इसका रेजिस्टेंस। इसका जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस 1210 ओम है। बनावट के समय उसका रेजिस्टेंस 1210 ओम है। ये जो रेजिस्टेंस से, जो कैलकुलेशन से आंसर आता है ना, इसको बल्ब का एक्चुअली हॉट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हॉट रेजिस्टेंस आता है हमेशा कैलकुलेशन से। व्हेन द बल्ब या व्हेन द डिवाइस इज डिलीवरिंग रेटेड पावर, जो कैलकुलेशन से रेजिस्टेंस आ रहा है वो उसका हॉट रेजिस्टेंस है। और कोल्ड रेजिस्टेंस इससे थोड़ा कम होगा, बहुत कम नहीं होगा। टेम्परेचर अगर बहुत कम भी हो गया तो रेजिस्टेंस बहुत कम नहीं होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू काफी कम होती है। हॉट रेजिस्टेंस 1210 ओम है, कोल्ड रेजिस्टेंस में भी 1200 ओम टाइप होगा। रूम टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा और हॉट रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। Which has more resistance? A halogen normally काफी ज्यादा रोशनी, जब मोर इल्यूमिनेशन जब आपको चाहिए तो आप हेलोजन यूज करते हैं, और थोड़ी सी रोशनी चाहिए तो 40 वाट बल्ब, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो मुझे आपको हेलोजन का पावर दे देना चाहिए। इसका पावर यूजुअली 1 किलोवाट होता है। ज्यादा रोशनी, मोर इल्यूमिनेशन मतलब मोर पावर, मोर इल्यूमिनेशन मोर पावर। इसमें से जब करंट जाता है तो इसका I/R ज्यादा होता है, या इसका v²/r ज्यादा होता है, या इसका VI ज्यादा होता है। ये ज्यादा रोशनी पैदा करता है, ये मोर पावर कंज्यूम करता है। मैं बोल रहा हूँ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब बेसिकली वही है, पावर का फॉर्मूला तो होता है v²/r, और वोल्टेज तो दोनों के सेम है, दोनों ही घर के सर्किट में यूज करते हैं। जहां वोल्टेज सेम है तो जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस उसका कम है इसीलिए तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है। रेजिस्टेंस कम है तो पहले तो वही लिख दीजिए, डिवाइस ऑफ हायर पावर रेटिंग, अ डिवाइस ऑफ हायर पावर हैज लेसर इनबिल्ट रेजिस्टेंस।
therefore it draws more current from same voltage source, and thus V into I is more, power is more. वोल्टेज सेम है, जो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, which is connected through a thicker wire, a geyser or a 40 watt bulb. तो बेसिकली बात यह है कि गीजर में ज्यादा करंट जाना है, इसका पावर ज्यादा है, ज्यादा करंट जाना है, जो कनेक्टिंग वायर है उसका एरिया भी तो ज्यादा होना चाहिए ना, उस कनेक्टिंग वायर में से ज्यादा करंट जाएगा तभी तो वो ज्यादा पावर अपने साथ लेके जाएगा. गीजर should allow, गीजर मतलब गीजर carries more current. भाई पावर इसका ज्यादा है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज सबका सेम है, तो जिसका जो करंट जिसमें ज्यादा जाएगा उसका पावर ज्यादा होगा. तो गीजर में ज्यादा करंट बहने के लिए मोटा वायर चाहिए. और फिर मैं इसी में पूछता हूं आपसे पार्ट बी, which has thicker filament, which has thicker filament. An immersion rod, यही क्वेश्चन है, इमर्शन रॉड का फिलामेंट क्योंकि आपको दिख जाता है बाहर से, इमर्शन रॉड और 40 वॉट बल्ब, किसका फिलामेंट ज्यादा मोटा है? इमर्शन रॉड. बात अभी भी वही है, इमर्शन रॉड में का पावर ज्यादा है, इसमें करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा, बस एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. पावर का फॉर्मूला है वी आई और फिर आर का फॉर्मूला है रो एल बाई ए. वोल्टेज कांस्टेंट है, जिसका पावर ज्यादा है, जैसे इमर्शन रॉड का पावर ज्यादा है तो वो करंट ज्यादा लेगा. अब V इक्वल टू आई आर, अगर वोल्टेज सेम है और करंट ज्यादा चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. अगर इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम होने के लिए इसका एरिया ज्यादा होना चाहिए. तो आपको कनेक्टिंग वायर का एरिया ज्यादा दिखता है तो उसके अंदर के फिलामेंट का एरिया भी ज्यादा है. बेसिकली आपको ये किसी तरह ध्यान रखना है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका फिलामेंट, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका फिलामेंट पतला है. ठीक है, किसका फिलामेंट ज्यादा मोटा है, 40 वॉट बल्ब या 100 वॉट बल्ब? मुझे यहाँ पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लेना चाहिए या वी स्क्वायर बाय आर. इन दोनों डिवाइसेस में सिर्फ वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट नहीं है. इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ये डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट में यूज किए जा रहे हैं. इनका पावर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है और रो एल बाय ए है, सो पावर प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर करंट मोटा, आई ज्यादा तो आई ज्यादा होने के लिए एरिया ज्यादा होना चाहिए और तभी पावर ज्यादा होता है. ठीक है, पावर का फॉर्मूला है वी आई, वोल्टेज तो सेम है. अब जिस वायर में करंट ज्यादा जाएगा उसका पावर ज्यादा होगा. हाउस होल्ड डिवाइसेस में ये फॉर्मूला सेफ नहीं है, कभी कभी हालांकि ये भी लगाना पड़ेगा, पर बेसिकली एक 40 वॉट बल्ब और एक 100 वॉट बल्ब दोनों में जो सेम है वो है वोल्टेज. तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. मैं केवल ये याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिनके कनेक्टिंग वायर्स मोटे होते हैं उनका अंदर फिलामेंट भी मोटा होता है और उनका पावर भी मोटा होता है. तो जिनका पावर ज्यादा होता है उनका फिलामेंट मोटा होता है. पावर मोटा तो एलिमेंट अंदर मोटा चाहिए. सुकड़ी जान से क्या पावर लोगे? रखिए कि बल्ब को आप पतले वायर से जोड़ते हैं, उसका अंदर फिलामेंट भी पतला होता है. कंप्यूटर को आप मोटे वायर से जोड़ते हैं, इसेंशियली उसका अंदर फिलामेंट भी मोटा होता है. जिसका पावर मोटा उसका फिलामेंट मोटा, करंट भी फिर ज्यादा जा पाएगा क्योंकि एरिया ज्यादा है तो उस एरिया में से करंट ज्यादा जाएगा. A 40 watt and a 220 volt bulb
is used at 110 volt, calculate the actual power consumed. हाँ, अभी हम ये assume कर लेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। P का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है आपकी बात, तो P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो P2 बाय P1 इज इक्वल टू V2 बाय V1 का स्क्वायर। वोल्टेज आपने लगाया रेटेड का आधा, जो एक्चुअल पावर है वो रेटेड पावर का 1/4 है, और इसकी जो एक्चुअल पावर है वो है 40/4, इसलिए 10 वॉट। जो वोल्टेज होता है उसका आंसर हम लोग वोल्ट में देते हैं, और जो पावर है उसका आंसर हम वॉट में देते हैं। अगर आप वोल्टेज कम लगाएंगे, वोल्टेज आधा लगाएंगे, तो पावर 1/4 ही होगा रेटेड का। उसका सिर्फ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, बाकी ना तो पावर कांस्टेंट है, ना वोल्टेज करंट है, ना कांस्टेंट है, ना करंट कांस्टेंट है। आप वोल्टेज कम लगाएंगे तो करंट कम जाएगा और फिर पावर भी कम जाएगा। ये दो बल्ब्स हैं, ये रेटेड कंडीशंस भी हैं, रेटेड पावर P1 है, रेटेड वोल्टेज V है, इसका रेटेड पावर P2 है, इसका रेटेड वोल्टेज V है, and they have been connected in parallel to a supply voltage V. अब वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। सप्लाई से कितना टोटल पावर चलेगा। क्या होगा कि आपको केवल ये देखना चाहिए कि इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, इसका रेटेड वोल्टेज है, इसको इसका रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, तो जो एक्चुअल पावर कंज्यूम इसके अक्रॉस होगा वो P1 ही होगा। ये इसका रेटेड पावर है और एक्चुअल पावर भी P1 होगा। इसी तरह इस बल्ब को भी इसका रेटेड वोल्टेज ही मिल रहा है, इसलिए इसका जो पावर होगा वो भी एक्चुअली रेटेड होगा। तो टोटल पावर होगा P1 प्लस P2। टोटल पावर इज P1 प्लस P2 बिकॉज एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब इज इक्वल टू इट्स रेटेड, क्योंकि हर एक पे जो वोल्टेज है वो उसके रेटेड के बराबर गिर रहा है। सबसे पहले आपको यही देखना पड़ता है कि हर एक पर वोल्टेज रेटेड का कौन सा फ्रैक्शन गिर रहा है। जब भी आपको एक्चुअल पावर निकालना हो ना, तो आपको लगाना पड़ता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी इसको चाहिए पर सेकंड प्लस जितनी एनर्जी इसको चाहिए पर सेकंड, उतनी ही एनर्जी तो पर सेकंड सप्लाई से चलेगी। वार्निंग लिख दीजिए कि नेवर यूज सीरीज पैरेलल फॉर्मूले फॉर पावर्स। हम इनके अभी सीरीज पैरेलल के कुछ फॉर्मूले डेवलप तो करेंगे, पर वो आप यूज मत करना। सीरीज पैरेलल फॉर्मूले पावर्स के मत यूज करना। Better method is always to apply law of conservation of energy. Actual power supplied is equal to sum of actual powers consumed. जो टोटल पावर है, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, पैरेलल में हो, पावर हमेशा ऐड होता है, सप्लाई टोटल पावर। इस सवाल में जो टोटल पावर है जो बैटरी से चल रहा है वो P1 प्लस P2 है। अब आपको इसमें हर एक का एक्चुअल पावर निकालना है और बैटरी से चलने वाला टोटल पावर निकालना है। दी एक्चुअल ऑफ ईच, ये आइडेंटिकल बल्ब्स हैं दोनों, इनका रेटेड वोल्टेज भी सेम है और इनका रेटेड पावर भी सेम है, मतलब इनका रेजिस्टेंस सेम है। और 220 हर एक को चाहिए था, पर मैंने टोटल सप्लाई 110 दी। तो एक्चुअल पावर ऑफ ईच एंड टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। देखिए एक्चुअली तो तरीका ये है, कायदे से तो आप इसका रेजिस्टेंस R1 निकालिए, इसका रेजिस्टेंस R2 निकालिए, फिर V/R1 प्लस R2 से करंट निकालिए, और अगर आपको करंट आ गया तो I²R से इसका पावर निकाल लीजिए और I²R से इसका पावर निकाल लीजिए। बेस्ट तरीका तो यही है। और फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि वोल्टेज आपने जो लगाया है उसका आधा इस पे गिरेगा और आधा इस पे गिरेगा। जो वोल्टेज क्योंकि आइडेंटिकल है तो वोल्टेज आधा आधा बढ़ेगा। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि हर एक पर जो वोल्टेज है वो उसके रेटेड का 1/4 है, वोल्टेज 1/4 है, तो जो पावर कंज्यूम होगा ना वो 1/16 होगा। हर एक का जो पावर होगा वो 1/16 होगा, तो 40/16 हर एक का पावर है, और टोटल पावर हो जाएगा 2 × 40/16 यानी 5 वॉट। हर एक का पावर 2.5 वॉट है,
2.5 वॉट ये भी कंज्यूम करेगा, 2.5 वॉट ये भी कंज्यूम करेगा, और दोनों मिला के पावर हमेशा P1 प्लस P2 होता है। अगर एक्चुअल पावर्स की बात करें, एक्चुअल पावर्स की बात करें तो टोटल पावर कंज्यूम्ड जो बैटरी से चलता है वो हमेशा P1 प्लस P2 होता है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, उसको मतलब नहीं है 10 ये खा रहा है और 12 अगर ये खा रहा है तो सप्लाई से तो 22 ही चलना पड़ेगा। आएगा कहां से पावर? आएगा तो सोर्स से ही। न्यूमेरिकल्स में बेसिकली आपको या तो आप सबसे अच्छा तरीका V अपॉन R1 प्लस R2 से करंट निकालें और I स्क्वायर R से जिसका पावर चाहिए उसका पावर निकाल लें, और नहीं तो फिर ये देखें कि हर एक पे जो वोल्टेज गिर रहा है वो उसके रेटेड वोल्टेज का कौन सा फ्रैक्शन है। इस पर जो वोल्टेज है वो इसके रेटेड वोल्टेज का 1/4 है, P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो इसका पावर एक्चुअल पावर हो गया इसके रेटेड पावर का 1/16। 40/16 इसका पावर है, 40/16 इसका पावर है, और दोनों का मिला के P1 प्लस P2 है। एक 40 वॉट का बल्ब है, एक 100 वॉट का बल्ब है, और पूछता ज्यादा रोशनी कौन देगा। दोनों पैरेलल में जुड़े हैं और वोल्टेज भी हर एक के अक्रॉस उसका रेटेड मिल ही रहा है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज भी रेटेड के बराबर है, तो हर एक को रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, तो 100 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी देगा। ठीक है, हम ज़्यादा पावर का बल्ब उस कमरे में इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए। स्टडी रूम में हम ज़्यादा पावर का बल्ब यूज़ करते हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह हो घर में तो हेलोजन लगाते हैं, क्योंकि वो फिर 1000 वॉट का इल्यूमिनेशन पैदा करता है। तो पैरेलल में दैट बल्ब गिव्स मोर पावर विच इज ऑफ हायर पावर। हमारे घर में जितने भी कनेक्शंस होते हैं पैरेलल में ही होते हैं, और जब हमें ज़्यादा पावर चाहिए होता है, ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है, तो हम ज़्यादा पावर का बल्ब या हेलोजन वगैरह यूज़ करते हैं। तो पैरेलल में जिसका पावर ज़्यादा होता है वो रोशनी ज़्यादा देता है। इल्यूमिनेशन यानी पावर पे डिपेंड करता है, I स्क्वायर R पे या V स्क्वायर बाय R पे या V इंटू I पे। वैसे तो बल्ब्स को हम लोगों को पैरेलल में जोड़ना चाहिए, बट बाय मिस्टेक हमने 40 वॉट बल्ब को और एक 60 वॉट बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया है। वैसे तो मैंने पैरेलल में जोड़ना चाहिए, पर गलती से सीरीज में जोड़ दिया है, और वोल्टेज हर एक का जितना है उतना ही टोटल सप्लाइड वोल्टेज है। अब पूछ रहा है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, करंट किसका ज़्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप किसका ज़्यादा है, और इल्यूमिनेशन कौन सा बल्ब ज़्यादा पैदा करेगा। पैरेलल में तो हमने पढ़ा था, पैरेलल में तो जो ज़्यादा पावर का बल्ब होता है वो ज़्यादा इल्यूमिनेशन पैदा करता है। तो देखो ऐसा है, मैंने जानबूझ के वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी, नहीं तो तुम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते और फिर सारी कैलकुलेशन करके जवाब दे देते। मैंने वोल्टेज की वैल्यू जानबूझ के नहीं दी ताकि आप इसकी थ्योरी से इस बात को सीखें। 40 वॉट जो है इसका पावर कम है, ये पतला है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका पावर कम है क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा करंट इसके अंदर से जाता ही नहीं है। पतला है, सीक सिलाई है, इसके अंदर करंट ज्यादा जाता नहीं। जिसका पावर कम है उसका पावर इसीलिए कम है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। जो ज्यादा पावर का है, ज्यादा पावरफुल तो वही है जो रेजिस्ट कम करे, ज्यादा पावरफुल है। ये रेजिस्ट नहीं करता तो इसमें करंट भी खूब आता है, इसमें पावर भी खूब आता है। ये रेजिस्ट नहीं करता तो इसमें करंट भी खूब आता है, इसमें पावर भी ज्यादा आता है। अगर ये पैरेलल में जुड़े होते तो, अभी बेसिकली ये सीरीज में जुड़े हैं, इसलिए जो भी करंट है कितना है पता नहीं, वो दोनों में सेम करंट तो दोनों में डेफिनेटली सेम जाएगा। और रेजिस्टेंस इज मोर इन, हमने बोल दिया ये लो पावर वाला, ज्यादा रेजिस्ट करता है चीजों को, इसका पावर कम हो जाता है। रेजिस्टेंस इज मोर इन 40 वॉट बल्ब। हालांकि ये 40 वॉट बल्ब अब 40 का रह नहीं गया है, ना तो ये 40 वाला 40 का रह गया है, ना ये 60 वाला 60 का रह गया है, क्योंकि अब वोल्टेज हर एक पे भी एक्चुअली गिर नहीं रहा है। अब वोल्टेज हर एक पे रेटेड के बराबर गिर ही नहीं रहा है, तो ना तो 40 वाला 40 का रह गया है, ना 60 वाला 60 का रह गया है, पर नाम हम इनके ऐसे ही लेंगे क्योंकि इनके ऊपर ठप्पा लगा है, बल्ब पे लिखा है ये 40 वॉट का बल्ब है। तो जो 40 वॉट बल्ब है जो रेजिस्ट ज्यादा करता है, जिसका पावर कम है वो रेजिस्ट ज्यादा करता है। ठीक है, करंट इज मोर इन, तो करंट तो पूरे सर्किट में सेम है।
अब वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है IR, और करंट सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर वोल्टेज ज्यादा गिरेगा। और सीरीज में ये दोनों, इसलिए पावर का फॉर्मूला I2R लगा लो। ये क्योंकि दोनों सीरीज में, इसलिए I2R लगा लो। तुम इनके पावर कंपेयर कर रहे हो और इन दोनों में करंट सेम है, तो इनके पावर कंपेयर कर रहे हो और इन दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो छोटा बल्ब है ना, जो चीजों को रेजिस्ट ज्यादा करता है, अगर सीरीज में जोड़ दें तो उचकता बहुत है। इसी पे वोल्टेज भी इसी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा, इसी पर वोल्टेज भी ज्यादा और इसी का पावर भी ज्यादा। सीरीज में छोटा वाला बल्ब जिसका रेटेड पावर कम होता है, उसका सब कुछ ज्यादा होता है सिवाय करंट के। कभी कभी ये सिचुएशन भी हो सकती है कि मैं इसको 2V से या मैं इसको 3V से जोड़ दूं। अब इस 3V का वोल्टेज इसका बंटवारा होगा और किसी एक पे वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से शायद ज्यादा हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसी पे वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर वोल्टेज रेटेड से ज्यादा हुआ तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो किस बल्ब के फ्यूज होने की संभावना ज्यादा है? अगर सप्लाइड वोल्टेज 2V से भी ज्यादा है, सप्लाइड वोल्टेज काफी ज्यादा है, तो ये बल्ब पहले फ्यूज होगा, क्योंकि इस पे वोल्टेज ज्यादा गिरता है ना, इसका पावर ज्यादा है, तो फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज मतलब इसका फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा। अंदर इसका जो फिलामेंट था वो किसी एक पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा और ऐसा कनेक्शन टूट जाएगा। फ्यूज यानी ओपन सर्किट। बल्ब जब फ्यूज होता है तो उसका फिलामेंट टूट जाता है। जो छोटा वाला है उसका करंट सेम, रेजिस्टेंस ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, सीरीज में यही ज्यादा रोशनी पैदा करेगा, इसी का पावर ज्यादा, इसी का इल्यूमिनेशन ज्यादा। पैरेलल में तो ये ज्यादा रोशनी पैदा करता है और सीरीज में अब उल्टा तो हो गई, सब कुछ छोटे वाले का ज्यादा है, ये ज्यादा उचक रहा है। और अगर वोल्टेज ज्यादा लगा दिया ना, फ्यूज होने की बारी आई ना, तो ये उचकू राम ही जाएगा पहले। ये जो छोटा वाला है ना, यही उचक जाएगा, यही पहले फ्यूज हो जाएगा। यही समरी है। पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा होता है वो ज्यादा रोशनी देता है। सीरीज में छोटे वाले का सब कुछ ज्यादा होता है, जिसका रेटेड पावर कम है उसका करंट सेम है, रेटेड पावर कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, पावर कंज्यूम ज्यादा है, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस ज्यादा है। और अगर फ्यूज होने की बारी आएगी तो फिर यही पहले फ्यूज भी होगा। सारे आंसर छोटे वाले के खाते में ही जाते हैं। करंट सेम, रेजिस्टेंस ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, पावर ज्यादा, फ्यूज होने की पॉसिबिलिटी अकर्स फर्स्ट। हमें एक बात समझ में आ रही है शायद कि कंबाइंड रेजिस्टेंस, इसका अब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो बैटरी से चलने वाला करंट है वही कम हो जाएगा, तो हर एक का पावर एक्चुअली कम हो जाएगा। ऐसे लिख दीजिए, इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम था, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो करंट सप्लाइड बाय द बैटरी डिक्रीजेस, power consumed by actual power consumed by each decreases। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ गया, बैटरी से चलने वाला करंट कम हो गया, तो टोटल पावर जो बैटरी से चल रहा है वही कम हो गया और हर एक का पावर भी कम हो गया। बैटरी का पावर है V into I, बैटरी का वोल्टेज तो जो भी है कांस्टेंट है, बैटरी से चलने वाला करंट कम हो गया तो बैटरी से चलने वाला पावर कम हो गया और हर एक का भी पावर कम हो गया। अब ये 40 वॉट वाला भी 40 का नहीं रह गया और 60 वॉट वाला भी 60 का नहीं रह गया। अब हम ये पूरी कैलकुलेशंस को देखना चाहते हैं, तो हमने कहा है कि इस बल्ब का रेटेड पावर P1 है, इसका रेटेड वोल्टेज V है, इसका रेटेड पावर P2 है, इसका रेटेड वोल्टेज V है और सप्लाई का वोल्टेज V है। तो अब मैं देखना चाहता हूं what is the power drawn by the combination, total power drawn from the supply। इक्विवेलेंट पावर उसे कह सकते हैं, इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैंने पूरा डेटा दिया होता ना तो शायद आप यही करते, आप इसका रेजिस्टेंस निकालते, इसका रेजिस्टेंस निकालते, फिर V अपॉन R1 प्लस R2 से आप सर्किट का करंट निकालते, फिर आप I स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 कर देते,
तो बैटरी से चलने वाला आपको टोटल पावर मिल जाता है। और हम जनरल टर्म्स में इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं, कंबाइंड पावर। सीरीज में रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 ही होगा। R1 को मैं लिख सकता हूं उसका v स्क्वायर बाय P1, P1 उसका रेटेड पावर है। R2 को लिख सकता हूं v स्क्वायर बाय P2 और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट। इस पे इस कॉम्बिनेशन पे भी मैं वोल्टेज तो यही लगा रहा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं ये लिख सकता हूं, वोल्टेज पूरा कैंसिल हो गया और फिर ये आंसर आ गया। P इक्विवेलेंट का फार्मूला P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, यानी P इक्विवेलेंट P1 से भी कम है और P इक्विवेलेंट P2 से भी कम है। कंबाइंड पावर दोनों से ही कम होगा। अगर एक 40 का है और एक 60 का है तो टोटल पावर 40 से भी कम होगा। सीरीज में टोटल पावर काफी कम हो जाता है, सीरीज में टोटल पावर काफी कम हो जाता है। ये रिजल्ट हम याद तो रखेंगे, ये रिजल्ट हम याद तो रखेंगे और ये रिजल्ट हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो वार्निंग लिख दीजिए, इट शुड नॉट बी यूज्ड वेरी ऑफन। इसका ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये क्लियरली पता हो कि हर एक का वोल्टेज भी V है रेटेड वाला और सप्लाइड वोल्टेज भी V है, सिर्फ तब लगा सकते हैं। इसका एक बड़ा भारी लिमिटेशन है, इसको आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर सिचुएशंस में वोल्टेजेस ये नहीं आते। हमने तो ये सारे वोल्टेज कैंसिल कर दिए। इट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द रेटेड वोल्टेज ऑफ ईच is equal to the total supply voltage. It can be applied only when the rated voltage of each is equal to the total supply voltage. अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअली the actual power consumed by each, the actual power consumed by each, हर एक का एक्चुअल पावर, P1 इसका रेटेड पावर है, P2 इसका रेटेड पावर है, मुझे हर एक का एक्चुअल पावर चाहिए। तो सबसे पहले कायदे से तो यही होना चाहिए, आपको I निकालना चाहिए V अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और R1 जो है P का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R, तो R जो है वो V स्क्वायर बाय P है, V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, ये I है। तो मैं इसमें से V अपॉन V स्क्वायर कॉमन ले लूं तो हो जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन P1 प्लस P2, P1 P2। तो सर्किट में जो I की वैल्यू है वो है P1 P2 अपॉन V इंटू P1 प्लस P2। ये डेरिवेशन किसी खास काम का तो नहीं है, पर न्यूमेरिकल्स इसी तरह किए जाते हैं। आप पहले इसका R1 निकालिए, इसका R2 निकालिए, V अपॉन R1 प्लस R2 से सर्किट का करंट निकाल लीजिए। जो रिजल्ट आ रहा है, जो डेरिवेशन आ रहा है, कोई बहुत काम का नहीं है। अब सपोज मुझे P1 एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल पावर यहाँ का चाहिए, तो मैं I स्क्वायर इंटू R1 करूंगा। इसका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, मैं पूरे सर्किट का एक्चुअल करंट तो देख चुका हूं। जो I स्क्वायर आएगा वो आएगा P1 P2 इंटू P1 P2 स्क्वायर है क्योंकि अपॉन V इंटू V इंटू P1 प्लस P2 इंटू P1 प्लस P2 स्क्वायर को ऐसे मैंने फैला के लिख दिया। I स्क्वायर R1, ये हो गया I स्क्वायर और R1, और R1 की जगह फिर से लिख दूंगा V स्क्वायर बाय P1, V स्क्वायर बाय P1। तो ये V स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ये P1 कैंसिल हो गया। तो इस रिजल्ट को मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, इस रिजल्ट को मैं लिखना चाहता हूं P2 अपॉन P1 प्लस P2, P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, ठीक है, इंटू P1 P2 इंटू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल पावर P1 जो एक्चुअल है ना, वो है पड़ोसी का पावर अपॉन टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय P इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट पावर तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 आया था ना। ये डेरिवेशन किसी खास काम का नहीं है। आप डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप देखिए, किसी न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। पहले इसका R1 आपको निकालना पड़ेगा, इसका R2 आपको निकालना पड़ेगा, फिर V अपॉन R1 प्लस R2 से आप सर्किट का करंट निकालना,
और फिर उसके बाद के स्टेप काम के नहीं है, सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करिए। रिजल्ट ये कह रहा है जो P1 एक्चुअल है, एक्चुअल पावर जो P1 पे कंज्यूम होगा वो होगा पड़ोसी का पावर, मतलब रेटेड वाला जो हम लोग को सवाल में दिया था, इनटू P इक्विवेलेंट। ये P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 तो P इक्विवेलेंट है ना। यानी स्टेप नंबर 1 में आप अगर आपको किसी एक का एक्चुअल पावर निकालना है तो इसके स्टेप्स में आप यही करना, नंबर 1 P इक्विवेलेंट निकालना P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 से, और फिर नंबर 2 कि एक्चुअल पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेटेड पावर। ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाली बातें आ रही है ना, 1 का पावर चाहिए तो पड़ोसी का पावर अपॉन टोटल पावर, सब रेटेड वाले, इनटू P इक्विवेलेंट ये वाला। बस यही ध्यान रखिए आप, यही स्टेप्स ध्यान रखिए केवल। अगर आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक कहेगा इसका पूरे सिस्टम का दोनों ने सीरीज में मिलकर कितना पावर खाया, उसका आंसर आएगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। फिर कहेगा इसका एक्चुअल पावर बताओ, तो टोटल पावर जो तुम इससे निकालोगे वो दोनों ने मिलकर भी ये खाया है, दोनों ने मिलकर ये खाया है, और वो इनके रेटेड पावर्स के इनवर्स रेशो में बढ़ता है। जो एक्चुअल पावर है वो रेटेड पावर्स के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो एक्चुअल पावर है वो रेटेड पावर्स के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसका रेटेड पावर ज्यादा है, जिसका रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो उसका एक्चुअल पावर कम आएगा। 40 वॉट 220 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट, और ये सप्लाई है 220 वोल्ट। तो पहले तो आप P इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर निकाल लीजिए। वो तो अगर ये B और ये B सेम है तो ही मैं केवल फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो मैं लगा लेता हूं 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो ये हो गया ऊपर 24 और इधर 100, 24 वॉट्स, 24 वॉट। ये अकेला 40 वॉट का था, ये अकेला 60 वॉट का था, पर दोनों मिलके भी केवल 24 वॉट खा पा रहे हैं। सीरीज में कंबाइंड पावर काफी कम हो जाता है, जो मिनिमम पावर है उससे भी कम हो जाता है। अब इसके बाद पार्ट भी है कि आपको इसका एक्चुअल निकालना है, P40 एक्चुअल। अब ये 40 का रह नहीं गया है, अब 24 का बंटवारा होगा, 24 वॉट का बंटवारा होगा, या तो रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशो में या रेटेड पावर्स के इनवर्स रेशो में। रेजिस्टेंसेस के जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर ज्यादा गिरेगा, और पावर उसका ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर ज्यादा गिरेगा, और रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है जिसका रेटेड पावर कम है। ठीक है ना। P होता है I स्क्वायर R, तो P इज प्रोपोर्शनल टू R, और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, जिसका रेटेड पावर कम है। बस रेजिस्ट ज्यादा करता है तभी तो पावर कम है इसका। दोनों में सीरीज में अभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पर पावर ज्यादा गिरेगा, और रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेटेड पावर। खैर हमने तो डिराइव ही किया था, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि इसका एक्चुअल है पड़ोसी का अपॉन टोटल, पड़ोसी का अपॉन टोटल इनटू ये वाला टोटल। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो 24 का होना है ना, इन दोनों का कंबाइंड एक्चुअल पावर तो 24 है ना, डिस्ट्रीब्यूशन 24 का होना है, और वो रेटेड पावर्स के इनवर्स रेशियो में हो जाता है। बस ये आप डायरेक्टली ध्यान रख लीजिए, तो ये आ जाएगा 60 into 24 अपॉन 100, है ना, और ये हो जाएगा 14.4 वॉट। इस पे जो एक्चुअल पावर गिर रहा है वो 14.4 वॉट गिर रहा है, और फिर इस पे अगर मैं 60 वाले पे एक्चुअल निकालूंगा, 60 वाले पे एक्चुअल निकालूंगा तो आएगा पड़ोसी 40 अपॉन 40 प्लस 60, और टोटल पावर जो इन दोनों पे एक्चुअली मिलके गिर रहा है वो 24 ही है, तो ये 9.6 वॉट आ जाएगा। ये
40 वॉट वाला 40 का नहीं रह गया, 40 वॉट वाला 40 वाला 14.4 का रह गया, 60 वाला तो और भी कम का रह गया। अब जो पावर्स का बंटवारा होता है वो रेटेड पावर्स के इनवर्स रेशियो में होता है, इसलिए मुझे अगर 40 वाले का एक्चुअल चाहिए तो पड़ोसी का पावर अपॉन टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय दोनों का कंबाइंड पावर जो दोनों मिलके अब खा रहे हैं। आई बात समझ में? ये इनके रेटेड पावर्स हैं 40, 60, 100 और ये 40, और इनके एक्चुअल पावर्स हैं P1, P2, P3, P4, और जो हर एक का वोल्टेज था वही मैंने सप्लाई किया है, जो हर एक का रेटेड वोल्टेज था वही मैंने सप्लाई किया। Now you have to arrange the actual powers consumed by these in descending order. सबसे ज्यादा पावर जो खाएगा वो पहले, और फिर उसके बाद फिर लास्ट में सबसे कम पावर आएगा। अब क्या है कि यार सीरीज में तो पावर सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, तो यहाँ किसी का भी पावर 40 वॉट नहीं होने वाला, और इस पे तो ये तो पैरेलल में है तो इसका पावर तो 40 वॉट होगा, तो P2 सबसे बड़ा है। इनकी यदि बात करें P2 सबसे बड़ा है, और इनकी बात करें तो इनमें से P1 बड़ा होगा, फिर P4 बड़ा होगा, और फिर P3 बड़ा होगा। सीरीज में क्योंकि जिसका रेटेड पावर सबसे ज्यादा होता है उसका एक्चुअल पावर सबसे कम होता है। कारण क्या है? इसका पावर ज्यादा है, दमदार है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है। और सीरीज में तो सीरीज में रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लिख दीजिए, इन पैरेलल पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/R एंड इन सीरीज पावर इज प्रोपोर्शनल टू R। सीरीज में इसका पावर ज्यादा है, मतलब एक्चुअल पावर की बात कर रहा हूं, एक्चुअल पावर। रेजिस्टेंस तो हम इसका बनावट से सोच रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है इसकी कि इसका एक्चुअल रेटेड पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो सीरीज में पावर भी सबसे कम होगा। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, इन तीनों में इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इसका पावर एक्चुअल पावर सबसे कम होगा। ठीक है, इसका तो पूरा 40 वॉट आ जाएगा, और इनमें जो सबसे कम पावर का है अब वो सबसे ज्यादा रोशनी देगा, जो कि एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम है, और इसका तो बहुत ही कम है, बहुत पावर है इसका। बनावट के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो सीरीज में इसका पावर सबसे कम हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।